अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारी बात हो रही थी वेंटिलेशंस की। तो आगे थोड़ा सा टेक्स्ट और है, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें क्या बात हो रही है। द मेन फंक्शंस ऑफ द लंग्स इन ह्यूमन बॉडी टू मैनेज गैसेस एयर एक्सचेंज बिटवीन। अब जो लंग्स है ना, उनका काम क्या है? उनका काम जी मैनेज करना गैसेस एक्सचेंज को। ठीक है। तो इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ऑक्सीजन के लेवल को और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मैनेज करना। ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। द लंग्स आर कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग एयरवेज दैट एंड इनटू माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एल्वेओलाई। अब जो हमारा माइक्रोस्कोपिक अगर हम बात करें अंदर के सिस्टम की, तो वहाँ पे हमें एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं और उसमें छोटे छोटे सैक लाइक, ठीक है, जैसे हवा की थैलियाँ कहते हैं, एल्वेओलाई मिलते हैं। अब लंग्स चूँकि जो बना हुआ है कंपोजिंग, अगर देखें कि हमारे जो लंग्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, तो वो ये एल्वेओलाई हैं जो कि सैक लाइक माइक्रोस्कोपिक सैक है, तो इनसे बने होते हैं। तो फाइनली जो हम सांस ले रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन हमारी यानी नोज़ और ट्रेकिया से होती हुई लंग्स में चली जाती है, तो लंग्स में फाइनली वो एल्वोलाई में जाती है। द रेस्पिरेटरी रिलेट एरिया ऑफ लंग्स, तो जाहिर है ये एल्वोलाई बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? लंग्स के लिए एक एरिया जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। कंसिस्ट ऑन रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब लंग्स के अंदर फिर ट्रेकिया होती है, आगे चल के वो मोर डिवाइड होती है, फिर और मज़ीद डिवाइड होकर छोटी छोटी ब्रांचेज में आ जाती है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एल्वेोलर डक्ट्स होती हैं, वो नालियाँ जो एल्वोलाई के साथ यानी एल्वोलाई के साथ नीचे एक डक्ट होती है, उसे हम एल्वेोलर डक्ट कहते हैं। एल्वेोलर सैक होती हैं जिन्हें हम एल्वोलाई कह रहे हैं। एंड थिन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाई, और उसके ऊपर बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होती है, बारीक सी झिल्ली होती है। एल्वोलाई आर लाइन विथ थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर, और वहाँ पे जो उनकी कंडीशंस होती है वो ड्राई नहीं होती, वो मॉइस्चर्स होती है। ठीक है जी। तो ब्रोनक्यूल्स आर बोथ साइड्स लार्ज एयरवेज ऑफ ट्रांसवर्स एयर इन द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन एल्वेओलाई। ठीक है जी। उसके बाद नीचे फिर है कि ब्लड फ्लो इन एल्वेलर कैपिलरीज फॉर इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज। तो फिर फाइनली ऑक्सीजन वहाँ से जो ब्लड फ्लो इन एल्वेलर में आ जाता है, तो वहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज के ज़रिए जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की अगर बात करें, तो रेस्पिरेटरी सरफेस ये है कि वो एरिया कितना बनता है। सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस विद इन इन्वायरमेंट कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो इन्वायरमेंट के साथ वो एरिया, वो प्लेस जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, उस एरिया को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो सरफेस टू परफॉर्म गैस एक्सचेंज है, वही से दोबारा से वही बात हो रही है। मिसाल के तौर पे स्किन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होता है मट्टी में रहता है ये, तो वो स्किन के ज़रिए जो रेस्पिरेटरी है वो यानी करता है अपना सिस्टम रेस्पिरेटरी वाला, जो एल्वेलर मेम्ब्रेन वगैरह। तो अवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ एल्वेलाई। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वेलाई है। एल्वेलाई मैंने बताया ये लंग्स के अंदर होती हैं, जो कि हवा की थैलियाँ जिन्हें हम कहते हैं। द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मोइस्ट। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए दो तीन कंडीशंस हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। यानी उस सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए, थिन होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, एंड लार्ज इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो इन्हीं के हवाले से करेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस पे लिखा हुआ जी, वो कौन से करेक्टर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो नंबर वन जो करेक्टर वो मॉइस्ट है। रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वेओलाई मस्ट बी मॉइस्ट। तो एल्वेओलाई जो होती हैं वो ड्राई नहीं होती, मॉइस्ट होती हैं, विच अलाउ टू पास डिजॉल्व गैस थ्रू देम, ताकि उसमें से जो गैसेज है यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, तो वो इजीली उनकी जो है ना वो मूवमेंट या डिजॉल्विंग होनी चाहिए। परमिएबल जी क्या है? परमिएबल ये है कि परमिएबिलिटी ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस। तो रिस्पिरेटरी सरफेस जो होती है उसमें ये परमिएबल होना चाहिए कि उसमें से चीज़ें आसानी के साथ गुजर सकें। शुड बी परमिएबल टू गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इजीली ऐसी लेयर हो, परमिएबल लेयर हो, ये मेम्ब्रेन हो जिसमें से इजीली ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। और अगला जो फैक्टर है, जो करेक्टर है, वो थिन है। बीइंग थिन रिस्पिरेटरी सरफेस, जाहिर सी बात है चीज़ जितनी बारीक होगी, मेम्ब्रेन जितनी बारीक होगी, उतनी आसानी के साथ जो गैसेज है वो
एक्सचेंज हो सकती हैं, यानी डिफ्यूजन हो सकता है। ओके जी। उसके बाद हम देखते हैं लार्ज सरफेस एरिया। अब ज़ाहिरी बात है, जितना बड़ा एरिया होगा, जितनी सतह होगी, जितना सरफेस होगा, उतना ज़्यादा जो गैसेज एक्सचेंज है उसका फ़ायदा होगा। द रिस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी लार्ज इन साइज़ में होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे अमेबा है, तो ये अगर अमेबा की डायग्राम है हमारे सामने, तो ये है तो यूनिसेलुलर, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी जो सरफेस है ये बहुत बड़ी है। ये देखें सरफेस, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहीं से वो गैसेज अगर एक्सचेंज करता है, तो ये कुल मिला के इसका अगर आप वॉल्यूम निकालें, इसकी सरफेस निकालें, तो वो काफ़ी है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी है, लेकिन लंग्स को जब हम देखते हैं तो लंग्स तो बहुत छोटे ऑर्गन है, लेकिन लंग्स के अंदर जब हम एल्वोलाई को देखते हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं। तो वो मिलियन जो हैं एल्वोलाई, वो मिलकर लार्ज सरफेस जो है ना वो हमारे लिए प्रोवाइड करती हैं, तो जिसका फ़ायदा होता है। तो our lungs we have millions of alveoli whose collective surface area in the several fold large in relation in our total volume। तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए बेहतरीन रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए। उसके बाद सिग्निफिकेंस ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई की सिग्निफिकेंट की अगर बात करें, द एन अदर करेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी surface is to initiating highly concentrated oxygenated blood is taken away from the lungs and carbon dioxide rich blood in taken to the lungs। तो सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई ये है कि ब्लड सप्लाई बेहतरीन सप्लाई होगी अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, इजीली डिफ्यूजन होगा, जिससे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको लंग से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो ऑक्सीजेंटेड ब्लड होता है तो वो लंग्स से लेकर जाता है ऑक्सीजन को, ब्लड को अपना सेल्स को दे देता है, और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ब्लड में से निकाल के लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स, फिर आपको पता है ब्रीथिंग सिस्टम के ज़रिए फिर हम उसको इन्वायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं। तो उसके बाद अगला जो है वो है लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स। अब लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है डिफ्यूज़ होना। डिफ्यूज़ के बारे में आपको पता है कि जी मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन मालिक्यूल, तो ये इजीली डिफ्यूज़ करके जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ये डिफ्यूज़न होगा। और यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर काफ़ी है तो वो इजीली डिफ्यूज़न प्रोसेस के ज़रिए वो ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन के लिए ज़रूरी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अंदर भी काफ़ी पड़ी है बाहर भी काफ़ी पड़ी है, तो ये तो लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट तो नहीं हो सकता। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर काफ़ी है बाहर ब्लड में भी काफ़ी है, तो ये भी इश्यूज़ रहेगा। तो इसलिए यानी एक एरिया के अंदर एक चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, हाई टू लो। तो चीज़ें जहाँ ज़्यादा होती हैं वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं। तो अब अगर टेक्स्ट की बात करें तो फॉर द पर्पज कंटिन्यूस ब्रेथिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एल्वेओलाई इज़ हायर। तो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो हवा की थैलियाँ एल्वेओलाई जो लंग्स के अंदर होती हैं, हायर देन इन द कैपिलरीज। और ब्लड की जो कैपिलरीज नालियाँ उसमें ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। तो मतलब ऑक्सीजन एल्वेओलाई में ज़्यादा होगी तो वो इजीली वहाँ से मूव करेगी और निकल के वो चली जाएगी ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम था, एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा था। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट हो सकता है। सो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एल्वोलाई टू द ब्लड, एल्वोलाई से निकल के ब्लड में चली जाएंगी, ऑक्सीजन गैस चली जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि खून के अंदर ब्लड के अंदर ज़्यादा थी तो वो निकल के एल्वोलाई के अंदर चली जाएगी। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एल्वोलाई है, ठीक है। यानी ऐसी मिलियंस एल्वोलाई हमारी लंग्स के अंदर होती हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर, ठीक है। एयर इनहेल एंड एक्सहेल, तो ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो दाखिल हुई है एल्वोलाई के अंदर, और ये एरो शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है,
ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, तो जहाँ जहाँ से इजीली गैसेस जो है ना वो हो सकती हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता है इजीली। तो आप देख सकते हैं ये वो पूरा एक एल्वोलाई है, यानी जो लंग्स के अंदर एक बिल्कुल एक क्लस्टर सा गुच्छा सा होता है और उसमें से एक ये एल्वोलाई दिखाई गई है। तो अब हो क्या रहा है जी, ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को निकल के ये दिखाया गया, ऑक्सीजन निकल के आ गई ब्लड के अंदर, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये निकल के चलेगी यहाँ पे। तो अब ये कंसंट्रेशन है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा थी एल्वोलाई के अंदर, हमारे ब्रेथिंग के नतीजे में, वेंटिलेशन के नतीजे में, जो हम बार बार सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं। तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो वो निकल के आ गई कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज में आपको पता है जब ब्लड है तो ब्लड एक ट्रांसपोर्ट के तौर पे काम करता है, वो ऑक्सीजन को ले जाता है, फिर हर सेल तक डिफ्यूजन करवाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में थी, कैपिलरीज में थी, वो निकल के आ जाएगी एल्वोलाई में। तो ये हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है, वेंटिलेशन सिस्टम है। इस तरीके से जो हमारा रिस्पायरेशन सिस्टम है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन सिस्टम है, वो हो रहा है। और ये ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है, और 24 आवर होता है। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।